तो हमारा विषय था द्रव्य विज्ञानी, द्रव द्रव्य विज्ञानीय। तो महर्षि वार्भट ने इनको द्रव्यों को सात भागों में बांटा, जिसकी चर्चा हमने की थी टोय वर्ग के रूप में। टोय वर्ग के बाद में हमने चर्चा की इसमें दूसरे नंबर पर दुग्ध वर्ग की चर्चा की थी, और दुग्ध वर्ग यानी दूध, सभी प्रकार के पशुओं के दूध उसमें आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमने चर्चा की इक्षु वर्ग, जिसमें किसी भी चीज को दबा करके, जैसे गन्ने का रस किसी श्रेणी में आता है तो उसकी श्रेणी विभाजन के दृष्टिकोण से क्या अच्छा क्या बुरा, कौन कौन से गुण होंगे, उसकी जानकारी देखी। उसके बाद 4 नंबर पे हमने मधु वर्ग की चर्चा की। मधु वर्ग के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में देखने का प्रयास किया। 5वें नंबर पे हम चर्चा करेंगे तेल वर्ग। तेल वर्ग में आज हम कौन कौन से तेल किस किस गुण के होते हैं उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी प्रकार के तेलों का जो गुण है वो तीक्ष्ण है, यानी तीखापन ज्यादा है उनमें। और क्या है, व्ययवाही। दूसरा सूक्ष्म है, क्योंकि पतला होते हैं तेल तो सूक्ष्म माना है उसको। और उष्ण, गर्म तासीर के माने, जो कि कफ कारक नहीं है ना। सभी तेलों का जो गुण है मुख्य रूप से गर्म है तासीर में, जो कि कफ कारक नहीं है, यानी कफ का बढ़ाते नहीं है, कफ के कारक नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं इसी का जो गुण है, त्वक दोष हर, त्वक दोष कर, यानी त्वचा के दोषों को करने वाला है, चमड़ी के दोष बढ़ाएगा। और चक्षु के लिए हानिकारक, हानिकारक किसके लिए है, वो चक्षु यानी आंखों के लिए हानिकारक है, त्वचा के दोषों को बढ़ा देता है। मल को बांधने वाला, कृमि नाशक, पेट के जो कीड़े होते हैं उनका नाश करने वाले होते हैं। सभी तेलों का गुण है ये। फिर बाद में हम अलग अलग तेलों के विशेष गुण पर चर्चा बाद में देखेंगे। फिलहाल सभी तेल क्या क्या करते हैं हमारे जीवन में उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मल को बांधने वाला यानी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो कब्ज कारक है ये, मल को बांधने वाला है। और ऐसे लोग जिनको दस्तावर ज्यादा रहते हैं, दस्त की शिकायत ज्यादा रहती है, उनके लिए अच्छा है क्योंकि ये मल को बांधता है। कृश को, बृहंत व स्थूल को लंघित करता है, यानी मोटापे को कम करने में भी सहायक है। और कमजोर आदमी यानी कृश, पतले दुबले को मोटा भी कर सकता है। ये तेलों का गुण है। अब अलग अलग तेलों के अलग अलग गुण हैं, तो वो बाद में हम चर्चा करेंगे, कौन पतला करेगा कौन मोटा करेगा। संस्कार से सभी रोगों को जीत सकने की क्षमता रखता है। संस्कार यानी कोई कोई औषधि, जैसे तिल है, तिल में कोई भी औषधि आप डालेंगे तो ये संस्कार हुआ, उसका अग्नि संस्कार होगा और औषध संस्कार होगा, तब जाकर के वो क्या करेगा, रोगों को जीत सकने की क्षमता रखता है, यानी रोगों पर विजय पाने की क्षमता रखता है। तेल वात कफज रोगों की सर्वश्रेष्ठ शमन चिकित्सा है। किस किस की, वात और कफज
वात के रोग और कफ के रोग, क्योंकि तासीर में क्या है, गर्म है। वात भी तासीर में ठंडा है, शीतल, और कफ भी तासीर में ठंडा है। तो जितने भी तेल होते हैं वो सभी तासीर में गर्म होते हैं। इसके कारण ये विपरीत गुण रखता है। विपरीत गुण रखने के कारण क्या करेगा, वात और कफ के रोगों का शमन कर सकता है। तो उसकी सर्वश्रेष्ठ शमन चिकित्सा है। सभी तेलों में, यानी सारे के सारे जो तेल हैं, सभी तेलों में तिल तेल सर्वश्रेष्ठ है। तिल का जो तेल है सर्वश्रेष्ठ माना है। यानी तेलों में तेल, तिल का तेल, ऐसे कहावत भी है हमारे यहाँ पर। तो तेलों में तेल, तिल का तेल। तो तिल का तेल क्या करता है, सभी तेलों में श्रेष्ठ है। इसलिए महानारायण, ये वो जितने भी आयुर्वेद में तेल बनते हैं दर्द निवारक, उन सब में ये तिल के तेल का ज्यादातर कंपनियां प्रयोग करती हैं। ये तो थे सभी तेलों के गुण, लेकिन अब एक एक करके प्रत्येक तेल के गुण जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन तेल क्या क्या कार्य करता है हमारे शरीर में और इनका क्या रोल है। अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग, अरंडी का तेल, ये क्या है, विरेचक और वात नाशक, शोथ नाशक। कहीं शरीर में सूजन है, सूजन के कारण कोई दिक्कत है शरीर में, तो सूजन को हटा देगा और वात का नाश करेगा। यानी आपकी अपान वायु को ये ठीक कर सकता है, अन्य वात को भी ठीक कर सकता है। तो वात नाशक है, विरेचक है। विरेचक का मतलब ये शरीर की सफाई करता है। तो तेल, अरंड का तेल यदि किसी को पिलाया जाए तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन है किसी को तो बिना कोई कमजोरी लाए पेट की सफाई कर देता। बाकी सारी औषधियां कमजोरी लाकर ही पेट साफ करती हैं, लेकिन ये एक विचित्र गुणकारी तेल है जो कि बिना कोई कमजोरी लाए शरीर में से मल को बाहर निकाल देता है। उसकी क्षमता रखता है, विरेचक है, यानी बिना किसी कमजोरी के। क्योंकि शरीर में से कोई चीज निकलेगी तो कमजोरी तो आना स्वाभाविक है। जैसे दस्त लग जाते हैं किसी व्यक्ति को, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा शरीर कमजोर फील होता है। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा दस्त लग जाए तो उठना बैठना भी उसका मुश्किल हो जाता, इतनी कमजोरी फील होती है। तो यहाँ अरंड का तेल जो है क्या है, विरेचक, यानी बॉडी में सफाई करता है, पेट को साफ करता है बिना कोई कमजोरी लाए। इसीलिए ये रसायन औषधियों की श्रेणी में भी आता है। इसीलिए ये रसायन औषधियों की श्रेणी में आता है। रसायन यानी लंबे समय तक किसी औषधि का प्रयोग करना हो तो वो रसायन श्रेणी की औषधियां हो सकती हैं, जिनको शरीर की आदत नहीं लगती, लेकिन शरीर उससे बहुत ज्यादा आदत नहीं लगती। आदत थोड़ी बहुत तो लग ही जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे पेट साफ करने के लिए आप सनाए पत्ती ले लेते हैं तो उसकी आदत लग जाती है, फिर उसके बिना कुछ होता ही नहीं, पेट साफ नहीं होता। तो वो जो काम है वो नहीं होकर के इसमें फायदा ही फायदा है। सभी तेलों में तिल का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब अरंड तेल का हमने देख लिया, विरेचक गुण है, पेट की सफाई करता है, वात का नाश करता है, और सूजन वगैरह कहीं बॉडी में है तो फिर किसके लिए अच्छा है, ये उनके लिए अच्छा है जिनको वात के रोग हैं, जैसे दर्द शरीर में कहीं भी है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। सरसों का तेल, अब ये सरसों का तेल शरीर में क्या काम करता है, ये कुष्ठ नाशक, यानी चमड़ी की जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकता है। इसलिए स्किन पे कुछ भी दिक्कत आई है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। तो कुष्ठ, कुष्ठ यानी 18 प्रकार के कोढ़ या कुष्ठ का वर्णन हमारे आयुर्वेद में मिलता है, और वो सभी कुष्ठ में, सभी प्रकार के कोढ़ या कुष्ठ में सरसों का तेल खाने योग्य है, अच्छा है, लगाने योग्य है। व्रण नाशक, यानी कोई घाव वगैरह हो रखा है
तो आप सीधे तौर पे इस तेल का इस्तेमाल करेंगे। कृमिनाशक, वहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई औषधि मिला करके, हल्दी वगैरह मिला के, तो आप बहुत अच्छा मल्लम का काम कर सकता है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मल्लम ये हो सकता है। ऐसे प्रयोग आज संसार के वैज्ञानिक कर चुके हैं, जिनमें कई गुना शक्ति संपन्न दवा के रूप में ये सामने आया है। बहेड़ा का तेल, बहेड़ा होता है ना, हर्ड बहेड़ा आंवला, है ना, त्रिफला में जो डलता है, उस बहेड़ा का तेल क्या है? शीतल है, तासीर में शीतल है, ठंडा। केश्य यानी बालों की वृद्धि करता है। तो आप बहेड़ा का तेल यदि इस्तेमाल करेंगे तो बाल बड़े हो जाएंगे। जिनको लंबे बाल चाहिए उनको ये फायदा करेगा। वात पित्त नाशक, शरीर में से वायु के रोग, दर्द वगैरह होते हैं तो उनको दूर करता है। और शरीर में पित्त बड़ा हो, एसिडिटी वगैरह इस टाइप की आ रही है, तो उसमें ये मदद करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? त्रिफला का प्रयोग करते हैं। नीम का तेल, नीम का तेल कड़वा, सभी जानते हैं। ये कुष्ठ नाशक, जितने भी कड़वी चीजें हैं वो सब कृमि को नाश करती हैं। बॉडी में कोई वॉर्म्स लगे हैं तो वॉर्म्स का क्या करते हैं? ये नाश करते हैं। अच्छे नहीं होते, कीड़े मकोड़े इनको पसंद नहीं करते। आपको नीम का तेल चटाएंगे तो आप चाट गई, चाटने के बाद में आपका भी मुंह टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। मतलब दिखना मतलब नाक मुंह सगोड़ने लगते हैं लोग। इसलिए सरसों के तेल के साथ में नीम की पत्तियों का प्रयोग करके भी हम औषधि का निर्माण कर सकते हैं घाव भरने में। राइट, तो एक अच्छी औषधि आप बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस, एंटी जो भी होते हैं, जो भी एंटी होते हैं वो सारे लगा लो। कफ नाशक, यानी शरीर में कफ बढ़ा है, मोटापा है तो उसका भी नाश करेगा। तो जिन स्थानों पे आपकी स्किन मोटी हो जाती है, आप सीधा इसका तेल अप्लाई करेंगे तो वो स्किन ठीक हो जाएगी। जैसे सोराइसिस होता है, सोराइसिस में भी आप क्या करते हैं? सोराइसिस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नीम का तेल बना करके जहाँ स्किन डिजीज हो रही है वो सब में लगाइए, तो ये फायदा करेगा। बाल झड़ते हैं तो उसमें भी फायदा करेगा। बहेड़ा का तेल भी बाल झड़ने में फायदा करता है। बाल लंबे चाहिए, खुश्की खोरी वोरी हो रही है सिर के अंदर, तो उसको भी, डैंड्रफ जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको भी निकालने में सहायक है। कुसुम्ब, अलसी का तेल, कुसुम्ब अलसी का तेल, ये अलसी जो है, अलसी का कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा लोगों ने प्रयोग किया और कहा, बताया भाई कैंसर का भी नाश करता, ये भी करता, वो भी करता। 4-5 साल पहले तो सभी लोग अलसी के पीछे पड़े थे। सुबह खाओ अलसी, शाम को खाओ, दोपहर को खाओ, आयुर्वेद में लिखा है। अब आयुर्वेद में क्या लिखा है वो तो हमारे सामने लिखा पड़ा है। राइट, तो हम ये देख पा रहे हैं सामने क्या कर रहा है ये। त्वग दोष कर, चमड़ी के दोषों को बढ़ाता है, स्किन डिजीज को बढ़ा देता है अलसी का तेल। अब आप खाना चाहिए क्या? आप बता पाएंगे, खुद ही बता पाएंगे कि इसका यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कफ पित्त बढ़ाता है, क्या करता है? कफ भी बढ़ा देता है, यानी मोटापा लाएगा शरीर में। और पित्त, पित्त यानी एसिड बॉडी में बढ़ाएगा। तो कफ पित्त को बढ़ाना है तो ये एक अच्छा प्रयोग है। त्वग दोष कर, यानी त्वचा के दोषों को बढ़ा देगा। वासादि के गुण, वासादि के गुण, वासादि मतलब जो वसा होती है ना जानवरों की, स्किन से निकला हुआ तेल,
उसको वासादी तेल कहा जाएगा। वासादी के गुण क्या हो सकते हैं? जैसे सुअर होता है, सुअर को पीट पीट के उसकी स्किन से ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये लोग, पश्चिम के देश, ये लोग मालिश करते हैं। तो वो ये क्या काम करेगा, ऐसे ही प्राणियों का कई जो प्रकार की प्रजाति के प्राणी होते हैं उनकी स्किन से ये तेल निकाला जाता है, यानी उनकी वसा का, चमड़ी का तेल है। तो उनकी वसा को पिघला करके जो तेल बनते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या करेगा, वसा मज्जा वात नाशक है, यानी वात के गुण हैं तो उनका नाश करेगा। और वसा मज्जा वात नाशक, यानी वसा, ऐसी वसा जो है मज्जा धातु और इनके जो दोष हैं उनको दूर करता है और वात का नाश करता है। ठीक है। कफ पित्त कारक, ये कफ को बढ़ाएगा, या शरीर का वजन भी बढ़ाएगा, इसलिए पश्चिम के लोगों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है या फिर भयंकर सर्दी पड़ती है, तो जिनको एसिडिटी वगैरह ऐसी तकलीफ रहती है वो लोग इसका मालिश कर सकते हैं। तो पश्चिम के लोग इसी के तेल का मालिश करते हैं। तेल क्या, एक तरह से उनकी चमड़ी का वसा है, एक तरह का फैट है, बस उसी का वो लोग मालिश करने में यूज करते हैं। भारत में ये सब नहीं होता। भारत में अब लोग करने लगे हैं, कुछ लोग इसको घी के रूप में बेच रहे हैं, एसेंस वगैरह इस्तेमाल करके बहुत कुछ प्रयोग हो रहे हैं। ये पश्चिम के तरक्की का असर भारत पर दिख रहा है। तो कफ और पित्त कारक हैं, कफ को बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा, वात का तो नाश कर देगा। तो हमारे यहाँ पर तो ऑलरेडी बॉडी में ड्राइनेस रहता है, वात भी बढ़ा रहता है। जिस प्राणी की वसा मज्जा होता है वह उस प्राणी के मांस वो मेद के गुण के समान होती है। ध्यान रहे, आप वसादि के गुण देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है नोट में, जिस प्राणी की वसा यानी उसका फैट मज्जा होता है, उसकी जो मज्जा धातु होती है वह उस प्राणी के मांस व मेद के गुण के समान होता है, यानी उसका वो एक प्रकार का मांस ही है जो हम प्रयोग कर रहे हैं, और उसका मेद धातु ही है, उसको प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा समझा जाए। ठीक है। तो ये सब प्रकार के तेल क्या गुण रखते हैं और विशेष रूप से आयुर्वेद में जो उपयोग होते हैं वो आपको बता दिया गया, और पश्चिम के देशों में भी इनका जिनका प्रयोग होता है वो भी आपको बता दिया है। आयुर्वेद में भी कई औषधियों का निर्माण इनसे होता है। आजकल की कंपनियां बहुत कुछ कर रही हैं, विकास चरम पर है। मध्यवर्ग, मद यानी शराब, आज के युग की भाषा के शब्दों में इस्तेमाल करें तो, हालांकि ये आज का युग का जो शराब है आयुर्वेद के मद से बहुत अलग है। ठीक है। तो ये जो सड़ा करके आज प्रयोग हो रहा है वो अलग है, और आयुर्वेद का शराब यानी आयुर्वेद का मद बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग चीज है। तो जितने भी आसव और अरिष्ट जितने भी आते हैं, जैसे लोहा सब है ना, पंचारिष्ट है ना, ऐसे कई प्रकार के अरिष्ट और आसव जो भी आते हैं वो सब इस श्रेणी में आते हैं। तो इसका क्या करना, युक्ति पूर्वक मदपान करना चाहिए।
युक्ति पूर्वक यानी जो शरीर को कफ पित्त वात जहाँ उसकी जरूरत है अपनी प्रकृति के देखने के हिसाब से, अपनी प्रकृति को जांचने के हिसाब से उसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो नुकसान कर सकता है। युक्ति पूर्वक मदपान करें, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तो जितने भी मद श्रेणी की चीज हैं वो क्या है? अम्ल रस, एसिडिक हैं ये सारे। अम्ल रस यानी और अम्ल विपाक, पचने के बाद भी, यानी आप इस्तेमाल करते हैं तब भी ये अम्ल रस के हैं, और पचने के बाद भी शरीर में क्या देंगे? अम्ल का ही विपाक देंगे। पचने के बाद जो प्राप्त होता है उसे विपाक कहा जाता है। तीक्ष्ण है, तीखे हैं, और उष्ण होता है। तासीर में ये सारे के सारे गर्म है, कोई ज्यादा गर्म तो कोई ठंडा, इसलिए पानी मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। रक्त पित्त वर्धक क्या कर रहे हैं? रक्त का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रक्त में पित्त का ज्यादा बढ़ाव कर रहे हैं, इसलिए रक्त पित्त वर्धक। जिनको स्किन डिजीज है और जिन लोगों को रक्त की बीमारियां हैं, ऐसे लोग जो हैं इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रक्त और पित्त को बढ़ाने वाले हैं। सर लघु होता है, सर यानी सरकने का गुण पैदा करता है। आंतों के अंदर मल जो होता है, मल या भोजन जो भी है, एक जगह आपके शरीर में यदि कफ ज्यादा बढ़ गया है और उसके कारण वहां कहीं जाम लगा है, तो उसको खोलने का गुण सर गुण कहलाता है। यानी किसी चीज को धकेलना है, आगे सरकाना है शरीर में, तो सर गुण करता है, सर गुण वाला होता है। लघु है यानी पचने में थोड़ा सा हल्का है। क्यों है? अग्नि तत्व है इसके अंदर, इसलिए। और अग्नि तत्व को बढ़ाता भी है। जो खाना वाना खाया है उसको भी पचाने में मदद करेगा, क्योंकि अग्नि तत्व है इसमें। यदि आपके शरीर में अग्नि तत्व की कमी है तो, और अग्नि तत्व बड़ा है तो नुकसान कर देगा। दूसरा क्या गुण है? रूक्ष है, बॉडी में ड्राइनेस लाता है। सूक्ष्म है, स्रोत शोधक। जो हम हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं उनको सफाई करता है, उनके उसके ऊपर जो फैट जमा हो जाता है उन स्रोतों को ढूंढ ढूंढ करके शोधक, सफाई करता है, शोधन करता है। तो दवा के तौर पे अच्छा है, लेकिन डायरेक्टली आप प्रयोग आज के मद को तो प्रयोग ना करें। ये धर्म विरुद्ध भी बताया गया है और आयुर्वेद विरुद्ध तो है ही। वात कफ नाशक है, ये क्या कर रहा है? वात और कफ को नाश करता है। यानी वात और कफ के कारण यदि कहीं कोई चीज बॉडी में जम गया है, और जो हमारे ग्लैंड्स हैं जो स्राव करते हैं स्रोतों का, पाचक रसों का या किसी भी रसों का या हार्मोन्स का, उनके जो मुहाने पर ग्लैंड्स के जो जमा हो जाता है, कफ जमा होने के कारण वहाँ जाम लग गया होता है, उसको खोल सकता है ये। लेकिन डॉक्टरी सलाह पर लेंगे तो डॉक्टर को पता होता है कि कैसे इसका प्रयोग होना है। तो जहाँ जरूरत है वहाँ आयुर्वेदिक मद का इस्तेमाल युक्ति पूर्वक, ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ, युक्ति पूर्वक मदपान करना आवश्यक है। युक्ति पूर्वक, मदपान नहीं लिखा है वहां, केवल युक्ति पूर्वक लिखा है। हाँ, इसका मतलब नहीं गुरुजी ने फरमा दिया आज तो चलते हैं भाई, मजा आ गया, भूख बढ़ा देगा बहुत, पता नहीं क्या क्या कर देगा, ये सब नहीं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा युक्ति पूर्वक इस्तेमाल करना है। तो वात कफ नाशक है, लवण को छोड़कर
सभी शेष सभी रस होते हैं। इसमें क्या होता है, लवण को छोड़कर, यानी नमक, नमक वाला जो भाग है उस सब को छोड़ दो तो पांचों रस पाए जाते हैं। कौन सा? मीठा, खट्टा यानी मीठा, अम्ल, मधुर, अम्ल दो हो गए, और कटु तिक्त कषाय पांच हो गए टोटल। केवल लवण को छोड़ दो, बाकी सारे रस इसमें पांचों आपको मिल जाएंगे। स्थूल कृश दोनों के लिए लाभकारी है। स्थूल यानी मोटा व्यक्ति युक्ति पूर्वक मदपान करेंगे, ऊपर लिखा है पहले ही, युक्ति पूर्वक। तो जो मोटे हैं उनको पतला बना सकता है, पतलों को मोटा बना सकता है, तो दोनों के लिए लाभकारी है। ठीक है साहब। अनिंद्रा तथा अतिनिंद्रा, अनिंद्रा जिनको नींद नहीं आती, और अतिनिंद्रा जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, दोनों में लाभकारी है। पहले ही मैंने बता दिया, ऊपर लिखा हुआ है युक्ति पूर्वक इस्तेमाल करना है। हाँ, क्या दो लगा ले पैक ना, वो नहीं, आयुर्वेदिक। अयुक्ति से पिया मद विष के समान माना गया है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। नूतन मद गुरु व दोष जनक है। जो नया नया मद बना है वो गुरु यानी पचने में भारी है, और दोष जनक है, बीमारियां देगा आपको, कपित्तवात को इम्बैलेंस कर देगा। इसलिए 90 दिन का प्रोसेस होता है आसव और अरिष्ट को बनाने का, और जितने पुराने होते जाएंगे उतने ज्यादा पचने में हल्के होते जाएंगे। आसव और अरिष्ट कोई 20 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना है, आपको कहीं मिलता है तो ये काम का है। जितना ज्यादा पुराना उतना ज्यादा अच्छा। आजकल आधुनिक विज्ञान की दौड़ में लिखा रहता है कि आयुर्वेद की फला दवाई इतने से इतनी तारीख को एक्सपायर हो जाएगी, तो एक्सपायरी डेट यहाँ लागू नहीं होती। जिन कंपनियों को तो पता है, लेकिन अब कानून देश के कुछ ऐसे हैं जिनको लिखना अनिवार्य होता है, तो वहाँ कंपनियों को नियमों का पालन करना है, क्योंकि एलोपैथी की सभी दवाएं एक्सपायरी होती हैं, इसलिए उन्होंने आयुर्वेद की भी दवाओं को एक्सपायरी डेट समझ लिया। तो ये हमारे यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता, ना तो होम्योपैथी में नो आयुर्वेद में, केवल एलोपैथी पे ही लागू होता वो नियम। तो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन मजबूरी में सभी कंपनियों को लिखना है। तो जितना पुराना, जितना एक्सपायरी डेट, और कोई दिक्कत नहीं है। तो नूतन मद इसलिए लिख दिया, नूतन नया, मद गुरु है, पचने में भारी और दोष जनक है, ये बीमारियों को बढ़ा देगा, दोष जनक। ठीक है। पुराना मद यानी पुराना मद लघु और दोष नाशक है, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि पुराना मद यानी पुराना कोई आसव और अरिष्ट आपके पास पड़ा है तो वो क्या है, पचने में हल्का है और दोष नाशक है, जो जिस दोष के लिए बना है उस दोष का शमन करता है, उसका नाश करता है। मद वर्ग में उन द्रव्यों का वर्णन किया गया जिनमें फर्मेंटेशन किया हुआ है। ठीक है। तो मद वर्ग में उन द्रव्यों का ही वर्णन किया गया जिनमें फर्मेंटेशन किया होता है या फर्मेंटेशन की क्रिया हो। अब इसके कुछ प्रकार हैं। सुरा, ये सुरा क्या चीज है? सुरा कई बार आपने देखा होगा, कुछ सालों पहले या कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले 8th क्लास की किताब में आया था कि भाई हमारे तो
जो देवी देवता सुरापान करते थे। चलिए सुरा क्या है इसको समझते हैं। तो सुरा यानी आज की शराब से जोड़ के देखा गया और आपके सनातन परंपरा को बदनाम करने की एक साजिश चली थी। तो पढ़ने में ही बच्चों को लगेगा तो बच्चे भी इससे विरक्त हो जाएंगे, राइट। तो ये सुरा क्या है, इसके भी कई प्रकार। मेद, रक्त, स्तन्य, मूत्र, कफ को बढ़ाती है। ये क्या क्या काम करेगी, शरीर में सफाई कर देती है सुरा। मेद, अभी आयुर्वेद में सबको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। सुरा अलग चीज है क्या, अलग अलग दवाओं को अलग अलग नाम है, ये उनके प्रकार हैं मद के। तो सुरा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो क्या क्या करेगा बॉडी में। मेद, मेद धातु, रक्त धातु, स्तन्य यानी ऐसी माताएं जिनका दूध ठीक से नहीं आता अपने बच्चों को पिलाने के लिए, उनके लिए। और मूत्र यानी जिनको पेशाब खुलकर नहीं आता। कफ को बढ़ाती है, शरीर में कफ को भी बढ़ाती है, ठीक है। वारुणी रिद्ध है, श्वास, कास, पीनस, विबंध नाश कारक है। क्या क्या, रिद्ध है नहीं, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है वारुणी। इसी मद का एक प्रकार है। श्वास, सांस की बीमारी, दमास्थमा। कास यानी खांसी, किसी प्रकार की खांसी। पीनस, जुकाम वगैरह। विबंध, कहीं भी कोई चीज भी बंध, बंद यानी कोई चीज पैक हो गई है, बंद हो गई, चिपक गई है, यानी वहां पर जो स्रोत बंद हो गए शरीर में, उन स्रोतों को खोलने का काम करेगी, विबंध नाश करेगी। अरिष्ट, आसव और अरिष्ट की भी हमने चर्चा की। तो अरिष्ट क्या करते हैं, जितने भी अरिष्ट बाजार में मिलते हैं आयुर्वेद के, उनका कर्म क्या है, मद के गुण अधिकता से होते हैं। इसमें क्या होता है, मद के गुण अरिष्ट इसमें अधिकता से होते हैं। और दीपन वात कारक शोषग्न है, ठीक है। तो ध्यान से फिर से देखते हैं, अरिष्ट क्या करता है, मद के गुण लिए हुआ है। मद के गुण अधिकता से होते हैं। और दीपन यानी भूख बढ़ाएगा। वात कारक, वात का कारक है। और शोषग्न है, शोषग्न, शोष यानी सूजन। यदि, हाँ, ये शरीर में सूजन को कम करता है, शोषग्न है, ठीक है। अब ये सिद्धू क्या करेगा, सिद्धू वात पित्त कर है, ये वात और पित्त को बढ़ाने वाला माना है। और स्नेह व्याध पद कफ रोगों में लाभकारी है। तो वात पित्त कर यानी वात और पित्त बढ़ाएगा। और स्नेह व्याध पद कफ रोगों में लाभकारी है। तो ये क्या कर रहा है, वात को शरीर में और पित्त को बढ़ा देगा। और क्या क्या, कफ के रोगों को, क्योंकि कफ के रोगों को भगाएगा, कफ को कम करेगा। तो क्या है, स्नेह व्याध पद यानी स्नेह का हरण करके और कफ रोगों में लाभकारी, कफ के रोगों में लाभ देगा, ऐसे समझ लीजिए। क्षुप्त, अब ये मद के प्रकार हैं सारे। ये क्या करेगा, ये रक्त पित्त कफ का क्लेद करता है, वातानुलोमक है, सिद्ध है। शिशिर, ये तासीर में क्या है, रक्त पित्त कफ का क्लेदन करता है, कफ का क्लेदन करता है यानी कफ
की सफाई करेगा और रक्त पित्त की भी बीमारी को ठीक करेगा और कफ का क्लेदन करता है। वातानुलोमक है, यानी वात की बीमारियां, जो वात बिगड़ गई है उसको अनुलोमन करने का काम करेगा, उसको अपने ठीक से काम पे लगा देगा। हृदय, हार्ट की जो ट्रबल चल रही है, ब्लॉकेज है, उनमें भी लाभकारी है। ये सब करने के बाद भी शिशिर ठंडा है तासीर में। शांडकी भी एक मद का प्रकार है, रोचक है, लघु है यानी बड़ा अच्छा लगता है, लघु है पचने में, हल्का है। कांजी, आपको याद होगा हमारे देश के अंदर उत्तर भारत में, खासकर बिहार की तरफ चले जाएंगे, बिहार में आपको ये कांजी मिल जाएगा। यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में या उत्तर भारत से जुड़े हुए हिस्सों में, इधर के वाले हिस्सों में ये कांजी की परंपरा है। जैसे ही क्या होता है कि सर्दी की ऋतु आती है तो कांजी, बड़ा कांजी ऐसा बनाया जाता है। तो कैसे बनता है ये बनता है, एक पानी होता है और गाजर होती है। गाजर को पानी में राई के साथ डाल दिया जाता है, 2 4 5 दिन उसको मटके में रखा जाता है। मटके में रखने के साथ कुछ बड़ा वगैरह भी बनाते हैं, कुछ लोग कांजी बड़ा भी बना देते हैं, उसके अंदर कुछ बड़े बड़े डाल के, बड़ा टेस्टी होता है। तो 4 से 5 दिन इसको फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। इसमें जैसे जैसे पुराना होता जाता है खटांड आती जाती है, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, खट मिट्टा टाइप गुड़ वुड़ डाल करके रखा जाता है। ये इस प्रकार से आप किसी भी तरह की चीजों का बना सकते हैं। अक्सर कर गाजर का बनाया जाता है, गाजर का, कुछ लोग मूली का भी बनाते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने क्षेत्र विशेष में जैसी जैसी आवश्यकता होती है ये बनाया जाता है। शीत स्पर्श, यानी हाथ लगाने पर, यानी स्पर्श लेने में ठंडा है। दीपन, यानी भूख को बढ़ाता है। निरूह प्रशस्त, निरूह में प्रशस्त, तो हम जो पेट साफ करने के लिए निरूह वस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको प्रशस्त, उसके मार्ग को साफ रखता है, निरूह प्रशस्त बताया गया। तो जो गाजर के गुण हैं कई गुना बढ़ जाते हैं इससे। तो गाजर भी क्या करता है, पेट को साफ रखता है, हमारे स्रोतों को खोलता है, जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल जो बॉडी में जमा है उनको निकालने का काम करता है। और आपको याद होगा कि सर्दी के दिनों में शरीर में टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा जमा होने लगते हैं और ऐसे ही समय में कांजी बनाने की परंपरा है। उस मटकी में डालकर कुछ लोग उसको धूप में रखते हैं, कुछ लोग छाया में रखते हैं, कुछ कहते हैं वाटर चार्ज हो रहा है, कुछ कहते हैं, अपने अपनी परंपराएं हैं। तो जिनको वजन बढ़ाना है वो चंद्रमा की रोशनी में रखता है इसी चीज को, और जिनको वजन घटाना है, सिस्टम को साफ करना है, वो सूर्य की रोशनी में इसको पका के बनाते हैं मटके में रखकर। ठीक है, तो ये कांजी की परंपरा है। लघु है, पचने में आसान है और पेट को साफ करता है, सिस्टम को साफ करता है, टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है। वात कफ हर, मैंने पहले ही बता दिया, शरीर में कहीं दर्द वर्द है तो उनको ठीक करेगा, वात की बीमारियों को ठीक करेगा। कफ हर, कफ की बीमारियों को भी, यानी शरीर का वजन बढ़ाए तो उसको ये कम करेगा। विरेचन या विरेचक बोल सकते हैं, यानी सफाई करेगा, मुंह से लेकर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने का काम करता है, उसे ही विरेचक या विरेचन कहा जाता है। मूत्र वर्ग, ये तो हुए हमारे मद वर्ग। हमने जाना कि इनको युक्ति पूर्वक इस्तेमाल करें इस मद वर्ग को तो बहुत फायदे इसके नजर आते हैं। मूत्र वर्ग, 8 मूत्रों को, 8 प्रकार के मूत्रों को समावेश किया गया है। किस किस का, गाय, भैंस,
भेड़, बकरी, हथनी, ऊंट, गधा। ठीक है, तो ऐसे करके ये 8 मूत्रों को समावेशित किया गया है आयुर्वेद में, जिनका अलग अलग रूप से प्रयोग करके हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में दवाइयों का बनाने का क्रम कर सकते हैं। ज्यादातर गौमूत्र ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी मूत्र में सर्वश्रेष्ठ गौ का, गाय का, राइट। उसके बाद में क्रमशः हीनता की ओर बढ़ते हैं, श्रेष्ठ से हीनता की ओर बढ़ेंगे क्रमशः। ठीक है, तो ये समावेशित किया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग हैं। एक हो गया आपका स्त्री का यूरिन, या स्वमूत्र चिकित्सा भी करते हैं ना हम लोग, स्वयंभू स्व स्वमूत्र चिकित्सा भी करते हैं। ऐसे भी करके 8 मूत्रों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो यहाँ पे हाथी और वो घोड़ी का भी है, थोड़ा कट गया है, तो घोड़ी का भी मूत्र इसमें सामने आता है। सामान्य गुण, लेकिन ये सब जो मूत्र काम में आते हैं वो ज्ञावन न हुए हों, इनकी शर्तें हैं। एक तो सुबह का प्रथम मूत्र होता है, और दूसरा ज्ञावन न हुए हों, बच्चा नहीं ठहरा हो। ठीक है, एक भी बार वो ब्याई ना हो। ठीक है, ऐसे मूत्रों का समावेश। उसके बाद तो बच्चा होने के बाद तो एसिडिक ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं होता। सामान्य गुण इसके मूत्र के, सामान्य गुण देखेंगे तो क्या है, ये पित्त वर्धक है, पित्त को बढ़ाता है, रूक्ष बॉडी में ड्राइनेस लाएगा, कटुरस यानी कटुरस वाले हैं, तीखापन है इसमें, अनुरस लवण होता है। अनुरस का मतलब प्रथम तो कटुरस हुआ, उसके बाद में अनुरस, उसका अनुसरण करने वाला रस, यानी कटुरस के बाद लवण रस होता है, अनुरस बोला गया है। ठीक है, लघु है, पचने में आसान होता है, और उष्ण होता है, गर्म है तासीर में। ठीक है, करेगा क्या, कृमि, पेट के अंदर कोई भी कृमि है उनको बाहर निकाल देगा। कीड़े मकोड़ों को कहीं भी शरीर में गंदगी जमा है तो उनको गंदगी, ये सॉरी गंदगी क्या, कीड़ों के रूप में है तो कृमि नाशक है, वॉर्म्स को मारता है। सौंफ यानी आपके शरीर में कहीं सूजन है, इन्फेक्शन है, उसको कम करेगा। और उदर, शूल, पांडु, कुष्ठ, अर्श को नाश करता, अर्श यानी पाइल्स जैसे रोगों में उपयोगी है। पेट में दर्द हो, पेट के लिए उपयोगी है। शूल, दर्द, गैस वैस बनता है। पांडु, पीलिया जैसे रोग हैं। कुष्ठ, स्किन के जुड़े हुए रोग हैं। आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज कर सकते हैं। अर्श यानी पाइल्स, पाइल्स में भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज कर सकते हैं। उनका सबका शमन करेगा, नाश करेगा। शुभ, ये थोड़ा सा पेज दोबारा से आ गया है तो हम इसको और आगे करते हैं। ये हमारे 7 वर्ग लगभग हमने आज देखे, जिनको जाना, इनके गुणों को जाना। आज ये चैप्टर लगभग हमारा द्रव्य विज्ञानी यानी द्रव्य विज्ञानी, ये चैप्टर लगभग आज समाप्त हुआ, क्योंकि आचार्य वाग्भट ने
7-8 प्रकार के जो बताए हैं, ये प्रयोग 7 वर्गों में बांटा था इसको। वो 7 वर्ग हमने एक एक करके तोय वर्ग, दुग्ध वर्ग, तेल वर्ग, मद वर्ग, इक्षु वर्ग, मूत्र वर्ग और मधु वर्ग के रूप में जानने का प्रयास किया। इनके वर्णन को हमने समझा कि कौन कौन क्या क्या करेगा, श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से कौन कहाँ खरा उतरता है, ये सब हमने जाना। तो आज का ये चैप्टर समाप्त होता है और क्लास भी हम समाप्त करेंगे। समय भी लगभग हो चला है। हम लगभग 7 जने उपस्थित हैं। अब कोई सवाल बनता है तो आप ले सकते हैं। सर मैं जानना चाह रही थी, ये नीम का तेल कफ को कम करने में आपने बताया कि इस्तेमाल होता है, मोटापे को कम करने के लिए, ये किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, ये बात गुड। ये नीम का जो तेल है जी जब भी आप इसको, कई लोग तो ऐसे ही यदि घर में बनाया है तो मैं तरीका जी आपको बता देता हूँ नीम का तेल बनाने का। जी घर में यदि बनाया है तो आप जल के साथ या किसी भोजन के साथ या किसी चीज के साथ ले सकते हैं क्योंकि कड़वा है। पीने में भी काम में ले सकते हैं क्योंकि कंपनियों का पता नहीं है, कंपनी वाले लगाने वाला ही बनाते हैं अक्सर कर, जी खाने वाला नहीं बनाते हैं, है ना। अब वो जी खाने जी का कुछ पता नहीं ना उनका क्या डाला है, उन्होंने किस प्रयोग से किया है, जी प्रोसेस क्या है। मैं पहले इसका प्रोसेस बनाने का बता देता हूँ। जी तो 7 पत्ती नीम की लेनी है। 7 पत्ती का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद में प्रथम पत्ती उसे कहा गया है जो पूरी टहनी पर लगी हुई जितनी भी पत्तियां हैं वो एक पत्ती कहलाएगी। फिर से सुनिए ध्यान से। जो एक पेड़ नीम का है उस पर जो टहनी लगी है, उस टहनी पर पूरी जो सीरीज में उसकी शाखाएं नहीं होनी चाहिए, आखिरी जो टहनी होती है उस पर जितनी भी लगी हुई पत्तियां हैं वो एक पत्ती कहलाती। तो ऐसी 7 पत्तियों का चूर्ण या ऐसी पत्तियों की चटनी बना लीजिए और पाव भर, मतलब इसको लगभग, इस चटनी को आप आधा लीटर पानी में उबालें और वो जब पावर पानी रह जाएगा उस पावर पानी में पावर सरसों का तेल मिला लीजिए। मिलाने के बाद में उसको वापस कढ़ाई में चढ़ा दीजिए और धीमी आंच पर पकाने के लिए छोड़ दीजिए। यह आयुर्वेदिक प्रोसेस है। अब इसको धीरे धीरे पकेगा पकेगा पकेगा, उसमें से पानी तो चटर पटर करके उड़ जाएगा, आखिर में रह जाएगा तेल। अब ये तेल जब आपके पास रह गया, उसका चटर पटर पूरा बंद हो जाएगा, तब आप इसको निथार लीजिए, छान लीजिए, ये आपका नीम का तेल तैयार हो गया। अब आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां स्किन सोराइसिस या चमड़ी, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे एड़ी के अंदर गांठ जैसी दिखती है और उसको आप चाकू से उतार दो तो बड़ा मजा आता है, इतनी मोटी स्किन हो जाती है। तो ऐसी मोटी स्किन आपके पैर के तलवों में, एड़ी में दिखेगी या शरीर के कहीं भी हिस्से में दिखेगी, तो वहां इसको आप लेपन करेंगे तो वो स्किन सामान्य अवस्था में आ जाएगी। चाहे पेट के ऊपर भी हो सकती है वो चर्बी के रूप में, तो आप उसको लगा सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वहां की चर्बी को गलाने में काम करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नाभि में भी डाल सकते हैं, उससे आसपास की चर्बी को गलाने में काम करेगा और साथ में क्या करेगा,
कि शरीर के अंदर कोई कृमि लगा है, कोई दिक्कत है ऐसी जो बॉडी में, बच्चों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, आप नाभि में उसको लगा सकते हैं। नाभि में अच्छी से रमा देंगे और आपको लाभकारी परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि पेट में गैस ट्रबल ना हो। वैसे तो गैस को भी ये शांत करेगा, बहुत ज्यादा किसी को सामान्य गैस का क्रम चलता है तो ठीक है, तब यदि गैस का भी क्रम हो तो फिर ये जो नीम की पत्तियां हैं, इसके साथ में आप 5 ग्राम इसी जो काढ़ा जो बनाएंगे, आधा लीटर पानी लिए हैं, इसके अंदर 5 ग्राम ये जो आता है ना, अपन क्या डालते हैं सब्जी में, हींग, हींग को भी आप चूर्ण करके बना के उसमें डाल दीजिए और फिर पका के उसको आधा कर लो और फिर उसका हींग वाला जो इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गैस ट्रबल को भी ठीक कर देगा। बच्चा रो रहा है तो भी ठीक हो जाएगा। एक या 2 बूंद खाली जीभ पर आप चटा के थोड़ी देर जीभ पर रखने को बोलेंगे, तब भी वही लाभ करेगा। इसमें कितना तेल आपने कहा डालने के लिए? पाव भर तेल, पाव भर काढ़ा, ओके। 250 ml। ठीक है, ये हो गया आपका विधि विधान, आयुर्वेदिक विधि विधान। घर में तैयार करो, कचरा मत लाओ बाजार का, कुछ पता नहीं कंपनी वालों को। राजीव भाई भी यही कहते थे, कंपनी वालों ने उनको निपटा दिया, पता नहीं किस किस ने निपटा दिया। जी शुक्रिया सर। हाँ, दुखद परिस्थितियां हैं बाजार की, कुछ पता नहीं है। हम्म। इसीलिए तो इसका नाम बाजारू रखा है लोगों ने, बाजारू। बाजारू, न तो आदमी का भरोसा बाजारू का, न किसी चीज का भरोसा है बाजारू। बाजारू बाजारू ही होती है तो उसका क्या भरोसा। वो तो नहीं कुछ मिलता है तो मजबूरी है। तो कच्ची घानी का तेल प्योर इस्तेमाल करें, ताजा सरसों का तेल निकला हुआ इस्तेमाल करें और बढ़िया मजे से बनाओ घर के अंदर। क्वालिटी की क्वालिटी, क्वांटिटी भी आप बना सकते हो इसी रेशो में और बढ़ा लो। क्लियर हो गया? और कोई प्रश्न किसी का है तो बता देते हैं। कि हमें उसका मीनिंग समझ में नहीं आता, वो मैं इकट्ठे कर लूंगी फिर एक ही बार पूछूंगी आपसे। हाँ अभी हाँ सब बिखरे बिल्कुल पड़े हैं। जी जी। है। अभी सब एक 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 कहीं कहीं है शब्द, वो सब इकट्ठे कर लूं हाँ फिर आपसे प्रश्न करूंगी। अभी के बिल्कुल लिए बिल्कुल। हाँ धन्यवाद आप। जी ठीक है जी। थैंक यू। तो थैंक सब, यू। जी वेलकम वेलकम, स्वागत है। जी तो समापन किया जाता है आज की क्लास का। सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम दादा। प्रणाम जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।